वो है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। ठीक है, कि हमारी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं किसी भी उसमें इंडस्ट्री में जो मौजूदा हैं, हम तो न्यू एंट्रेंट्स होंगे, हमने तो ये डिसाइड करना है कि हम इस इंडस्ट्री में जाएं या ना जाएं, हम मतलब नया वेंचर यहाँ पे लॉन्च करें या ना करें। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, उनके दरमियान में जो कंपटीशन है उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। In most industries, the major determinant of industry profitability is the level of competition among existing firms. डेफिनेटली जी कहता है कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी है वो लिंक करती है डायरेक्टली उस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन होता है उसके साथ। यानी अगर उस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन नहीं है तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, और अगर उस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन है और बड़ा सख्त किस्म का कंपटीशन है तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी फिर क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हर फर्म, हर इंडस्ट्री की ये कोशिश होगी कि वो अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाए। ठीक है, और वो अपनी प्राइसेस को रीजनेबल रखे ताकि ज्यादा कस्टमर उसकी चीजें खरीदें, वो ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, some industries are fiercely competitive to the point where prices are pushed below the level of cost and industry wide losses occur। कुछ इंडस्ट्रीज में तो इतना सख्त कंपटीशन होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस होती हैं वो ब्रेक इवन से भी नीचे चली जाती हैं, यानी उनकी कास्ट भी रिकवर नहीं हो रही होती। ठीक है, यानी और जब ऐसी सिचुएशन होता है तो क्या होता है, इंडस्ट्री वाइज लॉस होता है आपको। ठीक है, यानी आपकी फॉर एग्जांपल एक चीज 100 रुपए में बन रही है, लेकिन आपका जो कंपेटिटर है वो 90 रुपए में सेल कर रहा है। आपको भी समझ नहीं आ रही यार वो 90 रुपए में कैसे सेल कर रहा है, वो मुझे ऑफसेट करने के लिए ये मूव कर रहा है या उसको कोई और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है जिस वजह से वो कर रहा है। अब क्या होगा, डेफिनेटली आपको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अपनी प्राइस कम नहीं करेंगे तो आपके जो कस्टमर हैं वो दूसरी जो आपका क्या कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उस पे वो शिफ्ट कर जाएगा। या आप देखते हैं जी कि आपका जो कंपेटिटर है उसने प्राइस तो इंक्रीज नहीं की है, लेकिन उसने अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी बना ली है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप क्वालिटी की बात करेंगे तो आपकी कास्ट क्या होगी, थोड़ी सी फॉर एग्जाम्पल ऊपर जाएगी। ठीक है, जब आप उस पे जाओगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। लेकिन ये मजबूरी है आपकी करना, क्योंकि अगर आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपका कंपेटिटर आपके ऊपर कंपेटिटिव एज ले जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर बहुत सख्त आपका कंपटीशन होता है, और जब कंपटीशन सख्त होगा, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस इंडस्ट्री की वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, ऑल दो इस इंडस्ट्री में, ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, काफी प्रॉफिट है इसमें, लेकिन मैं आपको जरा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखें वो वक्त भी था जब पाकिस्तान में जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो एक नेटवर्क ऑपरेटर था या दो थे। एक मेरे ख्याल में ये मोबिलिंक वाले थे, जैज़ थे। ठीक है, और एक वो पाकटेल लिमिटेड कंपनी होती थी। ठीक है, तो ये थे। अब उस वक्त आप देख लें कि कॉल चार्जेस कितने थे। ठीक है, उस वक्त आपको रोमिंग भी पड़ती थी, यानी आपने अगर हरीपुर में रहते हैं, आपके पास हरीपुर का कनेक्शन है, आप हरीपुर से बाहर निकलोगे, रावलपिंडी जाओगे, एबटाबाद जाओगे, किसी और सिटी में जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोमिंग चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपकी कॉल भी जो थी वो भी बड़ी महंगी थी। ठीक है, उसके बाद आपके एसएमएस भी बड़े महंगे थे। तो मोबाइल फोन एक लग्जरी होती थी उस वक्त। ठीक है, फिर अब क्या हुआ है, जब इस इंडस्ट्री में नए ऑपरेटर्स आए हैं, जब इसमें अब मोबिलिंक था, ठीक है, फिर इसमें आया क्या कहते हैं उसको, वारद वाले आ गए जी, टेलीनार वाले आ गए, यूफोन वाले आ गए, फिर पाकटेल को एक्वायर कर लिया जोंग ने, जोंग वाले आ गए। तो आपस में कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, मार्केट शेयर के लिए। तो जब कंपटीशन बढ़ा तो आपको सर्विसेज भी बेहतर मिल रही हैं आज। ठीक है, और जो प्राइस आप लोग पे कर रहे हो, ये उस वक्त शुरू की जो प्राइस थी, यानी शुरू में जो मोबाइल ऑपरेटर्स चार्ज कर रहे थे उससे कई ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये अब हमने एक एग्जांपल देखी है कि जिस इंडस्ट्री में आपका ज्यादा होगा, यानी कंपटीशन ज्यादा होगा, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा वो कम होगी। ठीक है, अच्छा, और आगे क्या कहता है जी कि इन अदर इंडस्ट्रीज कंपटीशन इज मच लेस इंटेंस एंड प्राइस कंपटीशन इज सबड्यूड। ठीक है, अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कंपटीशन तो होता है, लेकिन वो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा सख्त नहीं होता। ठीक है, कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को चैलेंज करे। अगर उनका कंपटीशन है भी ना तो वो प्राइस पे कम से कम क्या करते हैं, वो खामोश रहते हैं, प्राइस पे कंपटीशन नहीं करते। ठीक है, एक ने प्राइस बढ़ाई है तो दूसरा भी क्या करेगा, थोड़ी सी प्राइस अपनी बढ़ा देगा। ठीक है, उसको कॉप करने के लिए। ठीक है, यानी ये पहले पॉइंट में हमने कहा जी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें सख्त कंपटीशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज होगी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी आपकी। ठीक है,
लेकिन जो दूसरा अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें इतना सख्त कंपटीशन नहीं होता कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज हो जाए, ठीक है? ये राइवलरी अमंग नेक्स्ट फर्म्स हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब ये देख लें, ये आपको फैक्टर्स बता रहा है जी, फैक्टर्स दैट डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को ऑब्जर्व करने से, इन पे वर्किंग करने से आपको पता चलेगा कि आपकी जो मौजूदा इंडस्ट्री है इसमें सिचुएशन क्या है कंपटीशन की। वहां पर सख्त कंपटीशन है, कंपटीशन नर्म है, ठीक है, कंपटीशन की यानी सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि जो सबसे पहला फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री की कंपटीशन को असेस करने के लिए या राइवलरी अमंग जो फर्म्स है उसको जांचने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है वो कौन सा है जी? नंबर एंड बैलेंस ऑफ कंपेटिटर्स। आप ये देखें कि उस इंडस्ट्री में कितने कंपेटिटर्स हैं और उनका आपस में बैलेंस क्या है। बैलेंस से मुराद क्या है? यानी क्या वो उनका जो फर्म साइज है वो एक सा है या नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें एक मार्केट लीडर होता है, इंडस्ट्री लीडर कह लें उसको, ठीक है। अब यानी वो क्यों लीडर, मैं उसको क्यों कह रहा हूँ, लोग उसको क्यों कहते हैं लीडर, क्योंकि वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। बाकी जो छोटी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस बड़ी फर्म को फॉलो करती हैं। जो बड़ी फर्म जो मूव करती है वो छोटे भी उसको क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री में हम एंटर होने जा रहे हैं या हम सोच रहे हैं किस इंडस्ट्री में हम एंटर हों, उस इंडस्ट्री में एक तो कंपेटिटर्स कितने हैं और दूसरा फिर उनका साइज क्या है, ठीक है, क्या वो बैलेंस्ड है, यानी सारे बराबर हैं तकरीबन साइज। द मोर competitors there are, the most likely it is that one or more will try to gain customers by cutting its prices। कहता है कि अगर आपका कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा होने से क्या मुराद है, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स बहुत है। एक इंडस्ट्री है उसमें 10 फर्म्स हैं, दूसरी इंडस्ट्री है उसमें 50 फर्म्स हैं, तो किसमें कंपेटिटर्स ज्यादा हैं, जिसमें 50 फर्म्स है, ठीक है। तो कहता है जब ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ज्यादा होंगे तो वहां पर ये इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है उनमें से कोई एक फर्म, एक कोई उसमें से क्या कहते हैं उसको, जो बिजनेस है, एक आपका जो कंपेटिटर है वो ऐसी मूव करेगा कि वो अपनी प्राइसेस को कट करेगा ताकि वो अपनी कस्टमर्स को क्या कर सके, विन कर सके। यानी मार्केट शेयर को अपने को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए ये चांसेस हैं कि वो अपनी प्राइसेस को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। क्योंकि जब 10 कंपेटिटर्स हैं आपके एक इंडस्ट्री में और उनका साइज भी एक सा है, उनकी सेल्स भी एक सी हैं, तो वो तो नॉर्मल जा रहे हैं। अब उनमें से अगर एक लीड लेना चाहता है तो डेफिनेटली उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा करने में ये भी हो सकता है कि वो क्या करेगा, अपनी प्राइसेस को कट कर देगा, ठीक है। ये पहला फैक्टर है, नंबर एंड बैलेंस ऑफ कंपेटिटर्स, जिससे आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जिस इंडस्ट्री में हमने एंटर होना है वहां पर ऑलरेडी जो कंपटीशन है उसकी सिचुएशन क्या है। अगला क्या है जी? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपेटिटर्स हैं आपके, ये जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो इनकी प्रोडक्ट्स में डिफरेंस कितना है, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट्स में डिफरेंस ज्यादा है या इनकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा, मतलब उसके फीचर ज्यादा सेम है, उसकी लुक ज्यादा सेम है, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द डिग्री टू विच प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर अफेक्ट्स इंडस्ट्री राइवलरी। कहता है कि जो आपकी डिग्री है, डिग्री ऑफ डिफरेंस है, यानी जो आपकी प्रोडक्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये अगर ज्यादा होगा तो राइवलरी के चांसेस हैं कि कम होंगे। नहीं जी, वो उससे तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट तो हमारी प्रोडक्ट के मुकाबले में कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इतनी ज्यादा नहीं है, कस्टमर, या आपकी जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कस्टमर उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करता, फिर आपकी राइवलरी ज्यादा होगी। फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर क्या करे, आपकी ही चीज प्रोडक्ट वो परचेज करे। कस्टमर ये ना कहे कि जी नहीं जी ये तो बात सोप है, ठीक है, ये तो मैंने लक्स परचेज कर लिया, लक्स ना हुआ तो चले मैं पामोलिव परचेज कर लूंगा, पामोलिव ना हुआ तो और कंपनी का परचेज कर लूंगा। बात समझ आ गई है ना? तो ये देखना है, राइवलरी देखने के लिए फर्म्स में जो दूसरा फैक्टर है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने, फर्म ने, आप लोगों ने वो जो असेस करना है, उस पे वर्किंग करनी है, वो है डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंस कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा जी, वो है ग्रोथ रेट ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है, कि जिस इंडस्ट्री में आप जाने का सोच रहे हैं उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है या उसका ग्रोथ रेट एवरेज है या उसका ग्रोथ रेट कम है, ठीक है। द कंपटीशन अमंग फर्म्स इन अ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री इज स्ट्रॉन्गर देन अमंग दोज इन फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्रीज। अच्छा, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। तो वहां पर जो कंपटीशन होगा वो आपका सख्त होगा,
क्योंकि ये इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है कि ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज पेश करेगा। ठीक है, ये इमर्जिंग नहीं है अपॉर्चुनिटी, ये आपकी एक मैच्योर इंडस्ट्री है, इसका ग्रोथ रेट भी स्लो है, इसमें इनोवेशन ज्यादा नहीं है, इसमें प्रोडक्ट्स अब और ज्यादा नहीं आ रही। तो कहने का मकसद क्या है कि इसमें अब क्या होगा, आपका कंपटीशन सख्त होगा, और ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका ग्रोथ रेट ज्यादा है, ठीक है, वहां पर जो कंपटीशन की सिचुएशन है वो स्लो ग्रोथ रेट इंडस्ट्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये तीसरा आपका पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट क्या जी, लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कि जिस इंडस्ट्री में आप मूव कर रहे हो वहां पे जो ऑलरेडी फर्म्स हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, या उस इंडस्ट्री में फिक्स कास्ट की सिचुएशन क्या है, फिक्स कास्ट कम है या फिक्स कास्ट ज्यादा है। Firms that have high fixed cost must sell a higher volume of their products. ऐसी फर्म्स जिनकी फिक्स्ड कास्ट हाई हैं, ज्यादा हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो क्या करेंगी, वो हायर वॉल्यूम, अब यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम की बात हो रही है। यानी एक फर्म है जी जिसकी जो फिक्स कास्ट का एग्जांपल लेते हैं वो 1 लाख रुपी है, दूसरी फर्म है जी जिसकी जो फिक्स कास्ट है वो 2 लाख रुपी है। ठीक है, तो जो 1 लाख वाली फर्म है, अगेन एग्जांपल लेते हैं जी, हम कहते हैं जी कि वो कहती है जी कि कम अज कम 100 यूनिट्स मेरी प्रोडक्ट के सेल होंगे तो मेरी फिक्स कास्ट क्या होगी, वो कवर होगी। ठीक है, और जो दूसरी है जिसकी फिक्स कास्ट 2 लाख है, वो फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए वो क्या कहेगी जी कि मेरे कम अज कम 200 यूनिट सेल होंगे तो क्या होगा, तब मेरी तो फिक्स कास्ट मेरी तो तब कवर होगी, उसके बाद फिर मेरी वेरिएबल कास्ट और प्रॉफिट की बात बाद में आती है। ठीक है, तो ये देखना है आपने कि जिस इंडस्ट्री में आप लोग जा रहे हो वहां की जो फर्म्स हैं उनकी फिक्स कास्ट कितनी है, उनकी फिक्स कास्ट कम है या उनकी फिक्स कास्ट ज्यादा है। अगर तो फिक्स कास्ट कम है तो जो सेल वॉल्यूम होगा आपका, ठीक है, वो आपको कम चाहिए होगा। लेकिन अगर तो आपका जो फिक्स कास्ट है ये हाई है तो फिर हायर सेल्स वॉल्यूम आपको चाहिए होगा उस फिक्स कास्ट को मीट करने के लिए। फर्म्स दैट हैव हाई फिक्स्ड कास्ट must sell a higher volume of their product to reach the break even point than firms with low fixed cost। तो किसी भी जो इंडस्ट्री है बेटा, उसमें ये जानने के लिए कि वहां में उनकी आपस का जो कंपटीशन है उसकी सिचुएशन क्या है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या है, उसके लिए ये डिफरेंट फैक्टर्स उसने हम आपको बताए हैं। पिछली स्लाइड पे मैं जाना चाहूंगा। आ, ये ये पहला है आपका जी, फैक्टर है नंबर एंड बैलेंस ऑफ कंपेटिटर्स। दूसरा फैक्टर कौन सा है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स। तीसरा कौन सा है जी, ग्रोथ रेट ऑफ एन इंडस्ट्री। और चौथा कौन सा है, लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये चार चीजें आप जब इनको असेस करेंगे, जब इनको एवेल्युएट करेंगे, तो आपको इस बात की समझ आएगी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं इस इंडस्ट्री में, उनके दरमियान राइवलरी की पोजीशन क्या है, उनके दरमियान जो कंपटीशन है वो कंपटीशन सख्त है, नर्म है, वो किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक जो हमारा 5 कंपेटिटिव फोर्सेस मॉडल था, उसमें से ये एक और फोर्स थी जिसका नाम क्या था, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, ये जो भी हमने डिस्कस किया है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके स्टूडेंट्स, नो हैंड रेज, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। ओके जी, अगला जो हमारा 5 कंपेटिटिव फोर्सेस मॉडल में जो अगला हमारा फैक्टर है, जो अगली हमारी चीज है, वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। आपके जो सप्लायर्स हैं, जो आपको सप्लाईज देते हैं, ठीक है, उनकी बार्गेन पावर कितनी है। ठीक है, अगर वो हम अभी देखेंगे कि उनकी बार्गेन पावर ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, उनकी बार्गेन पावर कम होगी तो अ, उससे क्या होगा, उस इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है उस पे जो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है वो क्या रोल प्ले करती है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, रुकैया बेटा, आपको आवाज आ रही है? आपका चैट में चैट आया हुआ है, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है? आप आंसर दे दें। अच्छा चलें, रुकैया, आपने आंसर नहीं दिया तो होपफुली आपको आवाज आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में क्या कहते हैं, सप्लायर्स कैन सप्रेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज टू विच दे सेल बाय रेजिंग प्राइसेस और रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स दे प्रोवाइड। कहता है जी कि जो आपके सप्लायर्स होते हैं ना, जो आपको सप्लाईज देते हैं, ठीक है, ये अ, अगर
ये आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को सप्रेस कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सप्लाई कैसे कर सकते हैं देखें, अगर फॉर एग्जांपल वो अपनी सप्लाईज की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है? मतलब जो सप्लाईज जो प्रोडक्ट्स वो आपको दे रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल कह लें स्पेयर पार्ट्स जो आपको दे रहे हैं या जो और भी रॉ मटेरियल जो आपको दे रहे हैं, उसकी प्राइसेस अगर ये बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट बढ़ाने का क्या तरीका है? 2 तरीके हैं, ठीक है? सीधे से 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन-सा है जी? अपनी प्राइसेस बढ़ा लो और दूसरा तरीका क्या है जी? अपनी कॉस्ट को कम कर लो। तो आपकी कॉस्ट एक लेवल पर थी, आपने उसके मुताबिक अपनी प्राइस सेट की हुई थी और आप एक रीज़नेबल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। लेकिन अगर आपकी जो सप्लाइज़ हैं ठीक है, आपके जो सप्लायर्स हैं, उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कॉस्ट क्या हो गई है? ऊपर चली गई है। अब कॉस्ट ऊपर गई है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। अब अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, दोबारा से उतनी मेंटेन करनी है, तो क्या होगा? आपको अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी और हो सकता है कि मार्केट में आगे ये सिचुएशन ना हो कि आप अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है? किसी भी वजह से, ठीक है? ये हो सकता है कि आप अपनी प्राइसेस ना बढ़ा सकें, ठीक है? ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है एक, ठीक है? कि जी अब हम अपनी प्राइसेस कैसे बढ़ाएँ? या आप तो अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करे अपनी प्राइसेस ना बढ़ाए। तो अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर के बगैर प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर को क्या मिलेगा? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उसको? उसको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि उसकी जो प्राइस है वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस से कम होगी। तो कस्टमर हो सकता है वहाँ क्या कर जाए? शिफ्ट कर जाए, ठीक है? आगे, इफ अ सप्लायर रिड्यूसेस अच्छा या तो वो क्या करेगा दूसरी बात रह गई है, या तो वो क्या करेगा या दूसरा काम क्या करेगा आपको जो कंपोनेंट दे रहा है, आपको जो पार्ट दे रहा है, आपको जो रॉ मटेरियल दे उसकी क्वालिटी क्या कर देगा कम कर देगा। जब उसकी क्वालिटी को कम करेगा, ठीक है? हो सकता है प्राइस वही चार्ज कर रहा हो आपसे लेकिन क्वालिटी कम कर दे। अब आपका क्या है जी अब आपकी प्रोडक्ट की भी जो फाइनल जो प्रोडक्ट है डेफिनिटली उसकी भी क्वालिटी क्या होगी? कम होगी ना, जब देखें रॉ मटेरियल की क्वालिटी कम होगी। या जो स्पेयर पार्ट फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कम होगी, तो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो कम होगी ना। तो जब उसकी क्वालिटी कम होगी तो ठीक है, तो कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा कि यार आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ठीक है? या कस्टमर आपसे डिमांड करेगा जी कि आप क्या करें प्राइसेज़ कम करें जी कि आपकी तो क्वालिटी लो हो गई है। तो क्वालिटी लो होने की वजह से आपने क्या करना है, नहीं, नहीं भई आप अपनी प्राइसेज़ को क्या करो, कम करो। बात समझ आ गई है ना? तो ये इस तरह आपके जो सप्लायर्स हैं ना, वो आपकी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है? आगे ये भी वही बात कह रहा है, इफ अ सप्लायर रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट इट सप्लाइज द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट विल सफर। अगर आपके सप्लायर ने रॉ मटेरियल की या जो स्पेयर पार्ट वो दे रहा है या जो भी पार्ट वो आपको दे रहा है अगर उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया है कम कर दिया है ठीक है तो डेफिनेटली आपकी जो फिनिश गुड होगी उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी कम होगी आगे क्या होगा एंड द मैन्युफैक्चरर विल इवेंचुअली हैव टू लोअर इट्स प्राइस तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा बेटा उसको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी क्यों कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है नीचे आ गई है तो डेफिनेटली जब प्रोडक्ट की क्वालिटी नीचे आएगी तो आप खुद करोगे आप नहीं करोगे तो कस्टमर आपसे डिमांड करेगा कि भाई आपकी पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी तो हम आपको जो आपकी प्राइस थी वो दे रहे थे लेकिन अब क्या है जी अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है ये मतलब उतनी रिजनेबल नहीं रही तो आप लोग क्या करें अपनी प्राइस को कम करें नेक्स्ट क्या कहता है जी इफ द सप्लायर्स आर पावरफुल अब ये वो पॉइंट है if the suppliers are powerful relative to the firms in industry to which they sell, industry profitability can suffer. अगर आपके सप्लायर पावरफुल हैं, ठीक है? आपके जो सप्लायर्स हैं, अगर ये पावरफुल हैं, यानी आपकी इंडस्ट्री के मुकाबले में पावरफुल हैं अगर ये सप्लायर आपके, ठीक है? तो ये आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आपका सप्लायर एक ही है, ठीक है? और आगे जो फर्म्स हैं वो 10 हैं जिनको वो सप्लाईज दे रहा है, ठीक है? तो सप्लायर की देखें बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है ना? सप्लायर आपसे नखरे करेगा जी मैं इतने की चीज़ दूँगा, नहीं जी आप इतने की नहीं, आप इतने की नहीं, नहीं भाई हम नहीं देते, छोड़ दें आप ना लें हमारे पास और भी डिमांड्स हैं, हमारे पास और भी सप्लायर हैं। तो आप मजबूर हो गए, ठीक है? लेकिन इसके अगेंस्ट अगर सप्लायर ज्यादा हो और आपके जो बायर्स हैं वो कम हो तो सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या होगी कम होगी तो यहाँ भी ये इस पॉइंट में भी वो यही कह रहा है कि इफ द सप्लायर्स आर पावरफुल relative to the firms in the industry to which they sell industry profitability can suffer ठीक है तो वो क्या कर सकती है सफर कर सकती है ठीक है अगली स्लाइड पे ये अब ये देख लें जी जैसे हमने पीछे वो एनालिसिस किया था यहाँ भी है ये फैक्टर्स हैं कुछ फैक्टर्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ सप्लायर्स टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन बायर्स
ये वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके सप्लायर्स की जो एबिलिटी है कि वो बायर पे प्रेशर क्रिएट करे, उसमें क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। सबसे पहले तो सप्लायर कंसंट्रेशन, ठीक है, व्हेन दे आर ओनली a few suppliers that supply a critical product to a large number of buyer, the supplier has an advantage। बात वही आ गई, अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स कम हैं और सेकेंडली वो जो आपको सप्लाईज दे रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाईज हैं, तो सप्लायर की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर सप्लायर ज्यादा हैं और वो जो आपको कंपोनेंट दे रहे हैं वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सप्लायर की बार्गेन पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और यानी अगर बार्गेन पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका जो सप्लायर है आपके बायर पे को ज्यादा प्रेशराइज कर सकता है, वो उससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, वो सेल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पे उससे नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है जी, स्विचिंग कास्ट, कि जी आप अगर एक सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर की तरफ जाओगे तो आपको कितनी कास्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। स्विचिंग कास्ट आर द फिक्स्ड कास्ट दैट बायर्स encounter when switching or changing from one supplier to another। If switching costs are high, a buyer will be less likely to switch supplier। अगर सब एक सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करने की या उसके साथ काम करने की जो कास्ट है आपको वो हाई है और वो फिक्स कास्ट है और वो हाई है, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने सप्लायर को नहीं छोड़ना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसने एक पॉइंट लिखा है कि अगर आपके सप्लायर ने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है कि जी आप इस सॉफ्टवेयर को सीखें, इसको यूज करें और इसको यूज करने के बाद आपने मुझे जो फ्यूचर में ऑर्डर प्लेस करने होंगे वो इस सॉफ्टवेयर पे प्लेस करेंगे। अब या तो आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज किया है या आपने क्या किया है, उस सॉफ्टवेयर पे टाइम लगाया है और टाइम लगा के उसको सीखा है, ठीक है। अब जब आप सप्लायर शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं यार पहले हमारा महीना लग गया, 2 महीने लग गए, इस सॉफ्टवेयर को तब जाके हम समझें, तब हमने इसको यूज करना सीखा है। अब अगर हम नए सप्लायर की तरफ जाएंगे तो वो अपना सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है, उसका अपना कानून होगा, उसके अपने रूल रेगुलेशंस होंगे, उसका अपना प्रोसीजर होगा। तो ये यानी स्विचिंग कास्ट से मुराद सिर्फ फाइनेंशियल कास्ट नहीं है, टाइम भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है, ब्रांड नेम भी हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर स्विचिंग कास्ट हाई होगी, ठीक है, तो फिर आपके चांसेस क्या हैं कि आपका जो सप्लायर है ये ज्यादा पावरफुल है, और अगर स्विचिंग कास्ट ज्यादा हाई नहीं है तो फिर आपकी जो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है वो कम। इसमें से दो हमने डिस्कस कर ली है, नंबर वन सप्लायर कंसंट्रेशन एंड नंबर टू स्विचिंग कास्ट। तो स्विचिंग कास्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्विचिंग कास्ट हाई होगी आपकी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सप्लायर की बार्गेन पावर ज्यादा होगी क्योंकि आप आसानी से अपने सप्लायर को शिफ्ट नहीं कर सकते। और अगर आपकी स्विचिंग जो कास्ट है वो लो होगी तो फिर आपका जो सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा अपनी सप्लाईज की, मैं क्वालिटी कम करूंगा, मैं टर्म ऑफ सेल्स जो है उनको फॉलो नहीं करूंगा, तो मेरा जो बायर है वो क्या करेगा, किसी और सप्लायर के साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी और सप्लायर से वो सप्लाईज लेना स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है जिससे हम सप्लायर की बार्गेन जो पावर है उसको जज कर सकते हैं वो कौन सा है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अच्छा जी, अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में क्या कहता है जी, जस्ट अ सेकेंड। अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में कहता है कि सप्लायर पावर इज इनहैंस्ड इफ देयर आर नो अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज द सप्लायर ऑफर्स। अगर आपको जो सप्लायर है आपका जो, ठीक है, ये अगर जो आपको सप्लाईज दे रहा है, जो प्रोडक्ट दे रहा है, अगर मार्केट में उनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो सप्लायर की बार्गेन पावर क्या होगी, कम होगी। अगर वो जो आपको दे रहा है जो क्या कह रहे हैं उसको, जो सप्लाईज दे रहा है वो, अगर उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद नहीं है तो फिर बार्गेन पावर सप्लायर की आपकी ज्यादा होगी। यानी आप ये कहते हैं कि यार मैं इस सप्लायर से ये चीज खरीदूंगा, ठीक है, और मैं अगर ये सप्लायर मेरे साथ काम नहीं करेगा, अगर ये अपनी प्राइस बढ़ा देगा, अगर ये मेरी जो टर्म ऑफ सेल्स है उन पे अमल नहीं करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सप्लायर शिफ्ट कर लूंगा। यानी मैं ये सप्लाईज ही नहीं लेता, मैं इस प्रोडक्ट को ही शिफ्ट कर दूंगा और मैं कोई और प्रोडक्ट यूज करने लगूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता जी मैं ये प्रोडक्ट यूज करूं या वो प्रोडक्ट यूज करूं, ठीक है। अगर मार्केट में आपका जो सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है, ठीक है,
अगर जो आपका सप्लायर है, जो आपको सप्लाई कर रहा है, अगर उसका अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट, तो फिर उसकी बार्गेन पावर कम है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसका उसकी बार्गेन पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है? और चौथा है जी थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। अब वो कौन-सी हैं जी? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है बेटा? मैं सप्लायर हूँ। तो मैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं वो जिसको रॉ मटेरियल या जो सप्लाईज में सप्लाई कर रहा हूँ, मैं जिस इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहा हूँ, मैं उसमें चला जाऊँ। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वाले, आपको पता है कि विंडोज फॉर एग्जांपल ये दे रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसीज बनाने वालों को, डेल वालों को, फॉर एग्जांपल एचपी वालों को, ये हायर वालों को, फलां को, ठीक है? अब माइक्रोसॉफ्ट एक स्ट्रॉन्ग इदारा है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजिकल भी वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये इश्यू हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले ये फैसला कर लें कि जी बजाय इसके कि हम अपना सॉफ्टवेयर, हम अपनी विंडोज दूसरी कंपनीज को बेच रहे हैं, हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। यानी अब हम कंप्यूटर भी खुद बनाएंगे, अब हम लैपटॉप भी खुद बनाएंगे, अब हम मोबाइल, जैसे मोबाइल में उन्होंने किया था ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनका था, ठीक है? विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने दिया था, तो किसको दिया था? नोकिया को दिया था। और फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ? नोकिया तो कामयाब ना हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर ली थी। और उसने वो कहा था जी कि आप लाइसेंस हमें दे दें, हम खुद ही क्या करेंगे, ये विंडोज फोन, हम फोन भी हम खुद बना लेंगे। इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर सप्लायर की पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की सलाहियत उसके पास ये मौजूद है, ठीक है, तो उसकी बार्गेन पावर ज्यादा होगी। अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की सलाहियत उसके पास नहीं है सप्लायर के पास, तो उसकी जो बार्गेन पावर है वो कम होगी। द पावर ऑफ अ सप्लायर इज एनहेंस्ड इफ देयर इज अ क्रेडिबल पॉसिबिलिटी। क्रेडिबल किसको कहते हैं? काबिल एतबार, काबिल यकीन। क्रेडिबल पॉसिबिलिटी दैट द सप्लायर माइट एंटर द बायर्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये यकीन है, ठीक है, कि जी क्या होगा, हमारा जो सप्लायर है ये हमारी इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है? यानी बजाय इसके कि ये हमें सप्लाईज दे, ये हमें सप्लाई करे, ये खुद आके हमारी इंडस्ट्री में बैठ जाएगा, ठीक है? तो उसकी बार्गेन पावर सप्लायर की ज्यादा होगी। और अगर आपके पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये सिर्फ सप्लाईज ही देगा, ये हमें सिर्फ सप्लाईज देगा जी, ये सिर्फ हमें रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल सप्लाई करेगा, ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आएगा, तो फिर उसकी जो बार्गेन पावर है वो क्या है? कम है। ठीक है? तो ये बेटा वो फैक्टर्स हैं। पिछली स्लाइड पे जाते हैं। पहला कौन सा था? सप्लायर कंसंट्रेशन। दूसरा स्विचिंग कॉस्ट। तीसरा कौन सा है? अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। और चौथा कौन सा है? थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये बेटा चार वो पॉइंट्स हैं, जो चार फैक्टर्स हैं, जिनको असेस करने से आपको सप्लायर की जो बार्गेन पावर है वो समझ आएगी। और सप्लायर की जो बार्गेन पावर है, ये आपकी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या करती है? अफेक्ट करती है। अगर सप्लायर पावरफुल होगा, तो ये आपकी जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या कर सकता है? थ्रेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। यानी अपनी अपनी वो प्राइसेस बढ़ा दे रॉ मटेरियल की, अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दे, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो सकता है? मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये चार उसके पॉइंट्स हैं। 5 कंपेटिटिव फोर्सेस मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं जी। उसमें से अभी जो हमने फोर्स डिस्कस की है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। आ जाए जी नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट कौन जाए जी? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब ये जो बायर है, ठीक है, ये जो आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें सप्लायर भी है और बायर भी है। बायर कौन है? जो इंडस्ट्री है। सप्लायर जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, जो आपको सप्लाईज सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल जो आपको सप्लाई कर रहा है, कोई स्पेयर पार्ट है वो सप्लाई कर रहा है, कोई इंग्रेडिएंट आपको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, बेशक उसकी नेचर जो भी हो, वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है। अब आ जाती है बात फिर बायर की। Bargaining power of buyers. Buyer can suppress the profitability of the industries from which they purchase by demanding price concessions or increase in quality. अच्छा, इसी तरह जो बायर है ना आपका, ठीक है, ये भी आपकी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सप्रेस कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? फ्रॉम विच दे परचेज बाय डिमांडिंग प्राइस कंसेशंस आर इंक्रीज इन क्वालिटी। कि जी आप क्या करें जी, हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली चीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे उनसे, तो जाहिर है वो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीज देगा। फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है वो कहे कि ठीक है जी, मैं अच्छी क्वालिटी वाली चीज तो आपको दूंगा, सप्लायर आपका कहे मैं आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीज दूंगा लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा होगी। आप कहते हैं ठीक है यार, प्राइस ज्यादा होगी। अब जब आपने अच्छी क्वालिटी तो खरीद ली लेकिन प्राइस ज्यादा होगी, तो प्राइस ज्यादा होने से क्या होगा?
आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। या इसी तरह अगर आपके बायर की जो बार्गेन पावर है ये ज्यादा है, तो वो आपके सप्लायर को क्या कहेगा, या फॉर एग्जांपल आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें सप्लायर ज्यादा है, ठीक है, तो बायर क्या करेगा, वो बायर को पता है कि जी आपकी जो बार्गेन पावर है ये कम है, तो बायर आपसे कहेगा जी कि मुझे कंसेशन दें, मुझे डिस्काउंट ऑफर करें आप, ठीक है, सप्लायर से कहेगा ना। यानी अब पावर किसकी ज्यादा है, बायर की ज्यादा है। तो जब इसको डिस्काउंट मिलेगा, जब इसको चीज सस्ते दामों मिलेगी, तो इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। बेशक वो पॉजिटिव वे में होगी, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है स्प्रेस के वाले से, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बायर की बार्गेन पावर की वजह से क्या होगा, इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो चेंज होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा है आपको जी, automobile industry is dominated by a handful of large companies that buy products from thousands of suppliers in different industries. This allows the automakers to suppress the profitability of the industry from which they buy by demanding price reductions. ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता है, आपको भी पता है, सुजुकी वालों की मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि सुजुकी कंपनी क्या करती है, या बहुत सी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इस वक्त क्या कर रही हैं, अपने नाम से असेंबलिंग कर रही है, यानी इंजन कोई और सप्लायर बना के उनको दे रहा है, गियर कोई और बना के दे रहा है, सीटें कोई और कंपनी बना के दे रही है, लाइटें कोई और, नाम इन्हीं का होता है लेकिन बना के सप्लायर क्या है, कोई और है। इसी तरह कहते हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, हैंडफुल ऑफ लार्ज कंपनीज, वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं थाउजेंड ऑफ सप्लायर्स से, और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से वो सप्लायर्स ताल्लुक रखते हैं। तो ये ऑटो जो मेकर्स होते हैं आपके, ठीक है, उनको ये मतलब इख्तियार देते हैं कि जी वो क्या करेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को सप्रेस करेंगे, आपसे डिमांड करके कि जी आप क्या करें, प्राइस रिडक्शन करेंगे, प्राइस रिडक्शन करें, ठीक है। आगे जाते हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये factors that have impact on the ability of suppliers to exert pressure on buyers, ठीक है। अच्छा, बायर ग्रुप कंसंट्रेशन, पीछे हमने क्या किया था, सप्लायर ग्रुप की या सप्लायर्स की कंसंट्रेशन देखी थी, अब हमने क्या देखना है, बायर्स की कंसंट्रेशन देखनी है। इफ देयर आर ओनली अ फ्यू लार्ज बायर्स एंड दे बाय फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, they can pressure the suppliers to lower cost and thus affect the profitability of the industries from which they buy, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है जी कि सुजुकी वाले पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं कि जी पाकिस्तान में टोयोटा वाले हैं, होंडा वाले हैं और सुजुकी वाले हैं, ये तीनों अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, यानी असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये बायर कितने हैं, तीन, ठीक है, माइंड में रखिएगा, बायर कितने हैं, तीन। अब इनके जो सप्लायर्स हैं ये ज्यादा हैं, यानी बहुत सी कंपनियां हैं जो इन तीनों को कहती हैं जी कि हम आपको इंजन बना के देते हैं, बहुत सी कंपनियां जो कहती हैं जी सीटें हम बना के देते हैं आपको, आपकी फरमाइश पे, आपके डिजाइन पे, आपकी क्वालिटी पे, आपकी चलो प्राइस पे हम बार्गेन कर लें। बहुत सी ऐसी हैं जो लाइट बनाने वाली हैं, यानी स्पेयर पार्ट या जो पार्ट इस गाड़ी को बनाने में इस्तेमाल होता है वो सप्लाई करने वाली ज्यादा कंपनियां हैं, ठीक है। सप्लायर हो गए ज्यादा, एग्जांपल लेते हैं जी, 10 ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं कि आप जी इंजन हमसे बनवाएं, ठीक है, 10 ऐसी कंपनियां हैं, तो फिर क्या होगा बेटा, ठीक है। देखें, सब आपके बायर कितने हैं, तीन, कौन कौन से, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। सप्लायर कितने हैं, 10, बायर कम है, सप्लायर ज्यादा है, तो बार्गेन पावर किसकी ज्यादा है, बायर की पावर ज्यादा है, ठीक है। अब इस बायर की बार्गेन पावर ज्यादा होने की वजह से जो सप्लायर्स की इंडस्ट्री, इंजन सप्लायर्स जो हैं, उनकी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो गई है, वो चैलेंज हो गई, वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि होंडा वाले कहेंगे जी, एक सप्लायर को कहेंगे जी कितने का इंजन दोगे जी, इतने का, नहीं भाई वो तो हमें इतने का दे रहा है, दूसरे से बात करेंगे, तीसरे से करेंगे, चौथे से करेंगे, करते करते कितनों से करेंगे, 10 लोगों से फॉर एग्जाम्पल वो बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब सप्लायर ज्यादा है ना, तो बायर कम है, अब यहाँ पर बायर की जो बार्गेन पावर है वो ज्यादा है, और बायर अब जो सेलर है या जो सप्लायर है उसकी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है जी, बायर्स कास्ट, बायर्स कास्ट। अच्छा, अब अगली चीज कि जो कुछ, यानी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि सप्लायर बायर को जो कुछ दे रहा है, जो भी सप्लाई दे रहा है, जो भी मटेरियल दे रहा है, बायर की टोटल कास्ट में से उस कास्ट का हिस्सा कितना है,
एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी बनती है जी, हम कहते हैं जी कि गाड़ी की जो बॉडी है सारी, गाड़ी की फ्रेम, गाड़ी के दरवाजे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये बनती है जी 5 लाख रुपए में, ठीक है? गाड़ी का इंजन बनता है कितने में जी? एग्जाम्पल है, अच्छा ऐसे है, होता नहीं है, आपको समझाने के लिए। गाड़ी की बॉडी बन गई 5 लाख में, गाड़ी का इंजन कितने का है जी? 7 लाख। 7 और 5 12 लाख, ठीक है? और बाकी जो छोटे-मोटे पार्ट्स हैं 3-1 लाख रुपए के वो कर लें, ठीक है? अब आप मुझे ये बताएँ 3 15 लाख की गाड़ी हो गई। अब मुझे ये बताएँ इन 15 लाख में सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ की है? इंजन की है। मैं रिपीट करता हूँ एग्ज़ाम्पल। गाड़ी की जो बॉडी है वो कितने की बनी? 5 लाख। गाड़ी का इंजन कितने का है? 7 लाख का। 12 लाख हो गए। 3 लाख रुपए बाकी लगा लें ये लाइटें-शाइटें, केबल वगैरह एक्स-वाई-ज़ेड, ठीक है? 15 लाख। अब 15 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की। अब उस टोटल कास्ट में इंजन सबसे ज़्यादा कास्ट किसकी है? बॉडी की है या जो मिससेलेनियस आइटम्स हैं उनकी है या इंजन की है? तो इंजन की है, ठीक है? तो अब ये देखें कि जो इंजन के सप्लायर हैं, इंजन के जो सप्लायर हैं, ठीक है? वो बायर की कास्ट में हाईएस्ट पोर्शन उनका है। क्योंकि वो अच्छा और ये वो समझते हैं सप्लायर ये समझते हैं कि जी बायर क्या करेगा? बायर की हर वक़्त कोशिश होगी कि मेरे इंजन की कास्ट कम हो। क्यों? क्योंकि इंजन की कास्ट जितनी कम होगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये आगे देख लेना उसने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? द ग्रेटर द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम इज़ टू अ बायर, द मोर सेंसिटिव द बायर विल बी टू द प्राइस इट पेज़। ठीक है? कि जो आप बायर को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? बायर के लिए उसकी अहमियत क्या है? अब इंजन की क्या अहमियत है बायर के लिए? बहुत अहमियत है। क्यों अहमियत है? क्योंकि ऑलमोस्ट 50% गाड़ी की कास्ट का वो क्या है जी? वो इंजन है, इंजन की प्राइस है। तो ज़्यादा सेंसिटिव बायर नेचुरली किस पे होगा? इंजन की प्राइस पे। वो उसकी हमेशा कोशिश होगी कि मुझे इंजन सस्ता मिल जाए, तो क्या होगा? मेरी कास्ट कम हो जाएगी और मेरी कास्ट कम होने से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गई बात? दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया, बार्गेन पावर को एनालाइज़ करने के लिए कस्टमर की। तीसरा फैक्टर जी, डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट। ठीक है? कि आपकी जो सप्लायर की जो प्रोडक्ट है, उसकी स्टैंडर्डाइज़ेशन की पोज़ीशन क्या है? उसकी डिग्री क्या है स्टैंडर्डाइज़ेशन की? वो कितनी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट है, ठीक है? आपकी जो सप्लायर की जो प्रोडक्ट है, उसका स्टैंडर्ड जितना बेहतर होगा, जितना अच्छा होगा, ठीक है? उसकी जो